आज हम लोग देखेंगे समास, रस, छंद, अलंकार और संधि क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, इनके उदाहरण क्या होते हैं। और आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में हिंदी है तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करना और बिल्कुल प्यार से पढ़ेंगे और बहुत जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। और सब कुछ पढ़ डालेंगे इसमें और मैं संक्षिप्त में आपको समझाऊंगा छोटे अक्षरों में, ताकि आप जल्दी भूले भी नहीं और बहुत जल्दी याद हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं समास। समास क्या होता है? तो आप लोगों ने समास की परिभाषा हमेशा पढ़ी होगी, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया संक्षिप्त शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। मतलब जब दो शब्द मिलते हैं और एक नया छोटा कोई शब्द बनाते हैं तो उसी को समास कहते हैं हम लोग। जैसे उदाहरण के लिए राजा का पुत्र, इसको छोटा में क्या बोलेंगे? राजपुत्र बोल देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ? समास हुआ। अब समास के कुछ प्रकार भी होते हैं। जैसे पहला है अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसमें पहला पद अव्यय होता है, ठीक है। जैसे कि इस समास में जो पहला पद होता है ना, आप लोग देखेंगे अ आएगा या फिर आ आएगा, अन आएगा, यथा, प्रति, प्र या भर, इनमें से ज़रूर आएगा कोई ना कोई, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसका उदाहरण है प्रतिदिन। पहला शब्द क्या आ गया? प्रति आ गया, प्रति प्लस दिन, तो क्या है? अव्यय है जो पहला पद है, इसी को बोलते हैं अव्ययी भाव समास। इसके बाद से दूसरा जो समास है तत्पुरुष समास। इसमें हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है, उसी को तत्पुरुष समास कहते हैं। और दूसरे पद के बिना पहला पद अधूरा होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हैं हमेशा बीच में को आएगा, का आएगा, की आएगा, के आएगा, लिए, रा, री, में, से, पर, यही सब आएगा बीच में। जैसे कि उदाहरण में दिखा देता हूँ, ग्रामवासी, तो ग्राम का वासी, देखिए बीच में का आ रहा है ना, और वासी के बिना ग्राम अधूरा है। अगर मान लीजिए जब वहाँ पे लोग ही नहीं रहेंगे तो किसका वो गांव है ही नहीं भाई। तो हमेशा दूसरे के बिना पहला अधूरा रहता है, दूसरा पद ही प्रधान होता है, ठीक है। आप लोग इतना याद रखिएगा, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो उसी को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके बाद से आता है कर्मधारय समास, ठीक है। इसमें विशेषण और विशेष्य का मेल होता है, मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है। जब किसी भी चीज़ की विशेषता बताई जाती है तो कर्मधारय समास होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं नीलकमल। नीलकमल का मतलब नीला है जो कमल, मतलब जो कमल नीला है वो क्या है? नीलकमल है। तो हम लोग उसको समास के रूप में नीलकमल कहते हैं। इस कमल का रंग बता रहा है, ठीक है। तो इस कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है? नीला है, ठीक है। श्वेतांबर, जिसका वस्त्र श्वेत हो, क्या हो गया? ठीक है, तो एक कर्मधारय समास हो गया, जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है कि कैसा है, छोटा है, बड़ा है, नीला है, ठीक है। तो जब किसी भी वस्तु की विशेषता बताए तो आप लोग समझ लेना वो कर्मधारय समास है। चौथा है द्वंद्व समास। जब दोनों पद समान हो, पहला जितना मतलब पहला का हिस्सा जितना हो दूसरा का भी उतना ही हिस्सा, दोनों जब बराबर हो तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं हम लोग। द्वंद्व होता है ना, द्वंद्व युद्ध होता था, बराबर की लड़ाई, एक आदमी उधर से लड़ेगा, एक आदमी इधर से लड़ेगा, तो आप लोग वही याद रखना, द्वंद्व समास में हमेशा दोनों बराबर होते हैं। जैसे माता पिता, सुख दुख, ठीक है, तो हमेशा द्वंद्व समास होते हैं। इसके बाद से पांचवा है बहुब्रीहि समास। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का बोध कराते हैं। बहुब्रीहि समास में मतलब दोनों पद मिलेंगे लेकिन कोई तीसरे शब्द का बोध करा देंगे, मतलब उन दोनों का अर्थ कुछ और ही निकलेगा, मतलब तीसरे शब्द पे चला जाएगा, ठीक है। उन दोनों का अर्थ किसी तीसरे शब्द पे जाएगा, तो आप लोग याद कर लेना वो बहुब्रीहि समास है। जैसे चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हैं, ठीक है, तो कौन है? भगवान विष्णु, जिनके 4 हाथ हैं, ठीक है। तो मतलब चतुर्भुज, आप तो समझ नहीं पाते चतुर्भुज क्या होता है, तो किसी और चीज़ का बोध करा रहा है, मतलब भगवान विष्णु का बोध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिनकी 4 भुजाएं हैं। हमेशा जब दोनों पद मिलकर तीसरे पद का बोध कराएंगे तो आप लोग समझ लेना बहुब्रीहि समास है, ठीक है। इसके वजह से रस देखेंगे, रस को बहुत ही छोटे तरीके से देखेंगे। रस की परिभाषा क्या होती है? काव्य को पढ़कर जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग रस कहते हैं, ठीक है। अब रस के प्रकार होते हैं, देखिए पहला रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है और उदाहरण क्या होते हैं वो आपको समझाएंगे। तो पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। इसमें क्या होता है? प्रेम का वर्णन होता है, मतलब प्रेम संबंधित उदाहरण होते हैं, ठीक है। दूसरा वीर रस। वीर रस में स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। इसमें युद्ध के बारे में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
इसके बाद से करूड़ रस। करूड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है और इसमें दुखद घटना होती है। इसके बाद से रौद्र रस। रौद्र रस में क्या? क्रोध। इसमें क्रोध का वर्णन होता है। इसको से हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हंसी। इसमें मजाक का उदाहरण होता है, ठीक है। इसके बाद से भयानक रस। इसमें भय। भय इसका स्थायी भाव भय होता है और इसमें डरावना दृश्य होता है। विभत्स रस। इसमें घृणा। घृणा इसका जो स्थायी होता है ना, घृणा होता है और इसमें घृणित वस्तु दिखाया जाता है। अद्भुत। अद्भुत रस में आश्चर्य। इसमें चमत्कार होता है, ठीक है। और शांत रस का स्थायी भाव शांति होता है और इसमें वैराग्य के बारे में आपको उदाहरण दिया जाता है। इसको से छंद देखेंगे हम लोग। छंद की परिभाषा क्या है? कविता लिखने के नियम को छंद कहते हैं। मतलब कविता जब लिखते हैं तो उसमें कुछ नियम होते हैं, उसमें मात्रा की ध्यान देनी पड़ती है, वर्ण का ध्यान देना पड़ता है, तुक का ध्यान देना पड़ता है, तो इसी को हम लोग छंद कहते हैं। छंद के प्रकार होते हैं। पहला मात्रिक छंद। मात्रिक छंद हमेशा मात्रा के आधार पर, ठीक है। जैसे दोहा होती है ना, तो दोहा में मात्रा का ध्यान रखा जाता है। 13 और 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, तो इसको मात्रिक छंद बोलते हैं। वर्णिक छंद जब वर्ण के आधार पर होता है तो इसको वर्णिक छंद कहते हैं, जैसे कि इंद्र वज्रा, ठीक है। इसके पास होता है मुक्त छंद। मुक्त छंद में ये बिना नियम को, इसमें कोई नियम नहीं होता कि आपका इतना मात्रा होना चाहिए, इतने वर्ण होना चाहिए, ये बिना नियम का होता है, इसको मुक्त छंद कहते हैं। इसमें कोई नियम नहीं लगा रहता, जैसे कि आधुनिक कविताएं आजकल की होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अलंकार। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? कविता की शोभा बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। जो कविता की शोभा बढ़ा दे उसी को अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो अलंकार के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे शब्दालंकार, ठीक है। शब्दालंकार पहला हो गया, और दूसरा होता है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के कुछ प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। शब्दा में अनुप्रास अलंकार है और यमक अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? एक ही वर्ड की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, मतलब एक ही वर्ड कई बार आता है लेकिन अर्थ सेम ही होता है। जैसे चंचल, चितवन, एक ही अर्थ कई बार, मतलब च इसमें भी शुरुआत में आ रहा है और दूसरे शब्द के भी शुरुआत में च आ रहा है, ठीक है। मतलब एक ही जब वर्ड की पुनरावृत्ति कई बार होती है तो उसी को बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार एक शब्द की बार बार आवृत्ति, मतलब कोई मान लीजिए कविता उसमें एक ही शब्द बार बार आ रहा लेकिन अलग अलग अर्थ निकल रहा, तो समझ लेना आप लोग यमक अलंकार है। देखिए अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ड की पुनरावृत्ति होती है, मतलब एक वर्ड की पुनरावृत्ति होती है, अक्षर की पुनरावृत्ति होती है। लेकिन इसमें यमक अलंकार में एक शब्द की, मतलब शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, मतलब एक शब्द बार बार आता है। और इसमें अनुप्रास में वर्ड कई बार आते हैं, ठीक है। लगातार कई बार आते हैं शुरुआत में, जैसे इसमें भी पहले वर्ड में भी च है, दूसरे शब्द में भी च है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें शब्द जैसे नग, नग एक क्या, नग भी शब्द है, नग 3 बार नग आ गया लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे यमक अलंकार, ठीक है। इसके बाद से अर्थालंकार। दूसरा अर्थालंकार, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे उपमा अलंकार। इसमें जैसी जैसे शब्द का प्रयोग होता है। उपमा अलंकार में जैसी जैसे, जैसे चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रमा के समान सुंदर है मतलब इसको बोलेंगे हम लोग चंद्रमा के जैसा सुंदर है, या फिर चंद्रमा के जैसी सुंदर है। देखिए आप लोग जैसा जैसे आ गया तो उपमा अलंकार हो गया। रूपक अलंकार सीधा तुलना करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि चंद्रमा के समान सुंदर है, उसको डायरेक्ट बोलेंगे कि चंद्रमा है, ठीक है, या चंद्रमा है। इसमें जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट तुलना करेंगे तो रूपक अलंकार हो जाएगा। इसके बाद से अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। इसमें चढ़ा बढ़ा कर बोलते हैं, इसमें चढ़ा बढ़ा कर बोलते हैं, जैसे आंसू की नदी बह गई, मतलब बातों को इसमें चढ़ा बढ़ा कर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद से संधि है, ठीक है। तो संधि की परिभाषा क्या होती है? 2 वर्डों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब 2 वर्ड आपस में मिलते हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है, तो उसी को संधि कहते हैं। या फिर दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, जब 2 शब्द या अक्षर आपस में मिलते हैं तो उनकी ध्वनि बदल जाती है, वही संधि है, ठीक है। उदाहरण के लिए राम प्लस ईश्वर, रामेश्वर, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अब संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि। स्वर संधि के भी कुछ प्रकार होते हैं, लेकिन जब 2 स्वरों का मिलने से परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जब 2 स्वर में आपस में मिलेंगे, मतलब 2 शब्द, मतलब पहले शब्द का आखिरी वाला और दूसरे शब्द का शुरुआत वाला स्वर जब आपस में मिलेंगे तो उनमें जो परिवर्तन होगा तो उसी को संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि,
जब समान स्वर मिलते हैं, जब दोनों समान स्वर मिलते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब समान कैसे होगा आप लोग देख सकती है, राम प्लस अयन रामायण। देखिए राम का लास्ट में अ आ रहा है और अयन के शुरुआत में अ आ रहा है, मतलब दोनों अ मिलके आ बन गया, मतलब दोनों समान यहाँ पे देखिए स्वर मिले हैं ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग दीर्घ संधि। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखेंगे गुण संधि। इसमें देखिए दोनों समान स्वर नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसमें पहला शब्द के अंत में अगर अ आ है और प्लस ई छोटी ई और बड़ी ई से मेल कर रहा है तो ओ ए बन जाता है, और अ आ प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ से मिलता है तो ओ बन जाता है। जैसे कि उदाहरण के आप लोग देख सकते हैं, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। देव में देखिए अ देव व पहला अ है और इसके बाद से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ई मैच कर रहा है तो ए बन गया। ठीक है, दूसरे में देख सकते हैं नर, पहला में अ है और दूसरा में ऊ तो ओ बन गया नरोत्तम। तो आप लोग